हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित कक्षा 10 के अध्याय 1, 2, 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अध्याय 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 6,20 का एचसीएफ है। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 2, ऑप्शन सी। दूसरा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो हमको क्या करना है? किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप निकालना है। समपूर्णांक का रूप कौन सा होगा? ऑप्शन सी 2m, यानी m की जगह पर कोई भी मान रखने पर उसका आंसर हमेशा सम आना चाहिए। तो कौन सा आंसर सम आना चाहिए? 2। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तीसरा इसी प्रकार है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे q का मान पूर्णांक रखना है, कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे और उसका जो मान है वो क्या आना चाहिए? विषम। तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसमें कोई भी q, जैसे q का मान तुम 1 रख के देख लो तो 2 1 गुणा 1 प्लस बराबर क्या आएगा? 2 एकम 2 और 1 3। कौन सी संख्या है ये? विषम संख्या। इसी प्रकार तुम q का मान 2 रख के देखोगे तो 2 रख के देखोगे तो भी विषम आएगा। 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5। यानी q का कोई भी मान रखो जो पूर्णांक हो तो वो इसका मान विषम आना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होगा। चौथा है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है एक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या, एक विषम पूर्णांक या एक सम पूर्णांक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक विषम पूर्णांक। यानी कोई विषम संख्या रखेंगे n की जगह पर और वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 एवं 8 शेष बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से कि 70 और 125 को विभाजित करें तो 5 और 8 शेष बचे? इसका ऑप्शन ए सही होगा। 13 से काटेंगे तो यहाँ 5 शेष बचेगा और यहाँ 8 शेष बचेगा। छठवां क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हों, a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब, जहाँ x एवं y अभाज्य संख्याएं हैं, तब एचसीएफ a, b होगा। यानी a और b का एचसीएफ क्या होगा? और a b के ही मान दिए हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो खंड दिए हैं इनमें से सबसे छोटी घात वाली संख्या है। तो x की सबसे छोटी घात कौन सी है? यहाँ x की हुई, यहाँ x है तो x की सबसे छोटी घात x, और y की सबसे छोटी घात वाला कौन सा है? y स्क्वायर। तो देखो x y स्क्वायर, ऑप्शन बी ये इसका एचसीएफ होगा। सातवां है यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाएं, p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यू बी, जहाँ a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p क्यूब होगा। तो p का मान दिया है ए बी स्क्वायर और q का मान दिया है ए क्यू बी। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनमें से सबसे छोटी घात, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। छोटी घात वाली लेते हैं एचसीएफ, और एलसीएम के लिए लेते हैं सबसे बड़ी घात वाली संख्या। तो देखो ए की सबसे बड़ी घात कौन सी है? ए क्यू, तो ए क्यू लिख लो, ठीक है। और बी की सबसे बड़ी घात कौन सी है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख लो। तो ए क्यू बी स्क्वायर से क्या होगा? एलसीएम होगा। ऑप्शन कौन सा? सी, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन 8वां, एक अशून्य
परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? यानी कोई भी परिमेय संख्या लो और एक अपरिमेय संख्या लो, इन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य कौन सी संख्या है? 10 है या 100 है या 504 या 2520। तो इसका ऑप्शन 2520 सही होगा। 2520 में से 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगा। 10वां है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालोगे आपको आंसर आएगा 4, ऑप्शन बी। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन है करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है। तो करनी 3 कैसी संख्या है? करनी 3 अपरिमेय संख्या है। दूसरा है करनी पी पी जहां एक अभाज्य संख्या है, एक खाली स्थान संख्या कहलाती है। तो देखो करनी के अंदर पी है, अगर पी का मान कोई भी अभाज्य संख्या रखेंगे हम, अभाज्य संख्या यानी जो किसी से कटे नहीं, 3 रख के देखो या 5 रखो या 7 रखो, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ भी आंसर खाली स्थान में क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तीसरा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। तो सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है एचसीएफ। चौथा है संख्या में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम। अगला है कोई संख्या p बटे q एवं जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0 कहलाती है। तो p बटे q के रूप की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा? अपरिमेय। अगला है एचसीएफ a, b गुणा एलसीएम a, b खाली स्थान है। तो देखो a और b दो संख्याएं दी हैं, इनका एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। फिर दोनों संख्याओं में संबंध होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर a गुणा b। तो खाली स्थान में क्या आएगा? a गुणा b आएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। तो देखो सही जोड़ी बनाना है यहाँ पे। पहला है 2n+1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है। n क्या है यहाँ पे? धन पूर्णांक। यानी n का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ n का मान रखेंगे तो ये कैसी संख्या आएगा? ये हमेशा एक विषम संख्या है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? सी। दूसरा 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है। अगर m का कोई मान रखेंगे यहाँ पे तो ये हमेशा कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तीसरा है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक क्या होंगे? प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक मतलब धन की, पूर्णांक मतलब जो संख्याएं धन की हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। चौथा है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं।
तो परमीय और परमीय संख्या से मिलकर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। कर्ण के अंदर माइनस पी, हाँ पी धन पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, ये अधिकल्पित संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। अगला है सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये है सत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती, ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो देखो प्रत्येक परमीय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परमीय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं। एक तरफ परमीय और एक तरफ अपरिमेय, दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलाकर क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, कुछ वास्तविक संख्याएं वैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है, प्रत्येक का पूर्णांक को पी और टी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी एवं क्यू कोई पूर्णांक है लेकिन क्यू बराबर नहीं है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। किसी भी पूर्णांक को पी और टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। छठवा है, कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, तो कर्णी दो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। कर्णी दो परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। अगला है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक निकालो। कैसे निकालेंगे, 4 के खंड करेंगे, क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 1, और 5 के खंड करेंगे तो क्या होंगे, 5 गुणा 1। तो इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, 1 है, ये किसमें भी और इसमें, तो 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जब 3 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। दो संख्याओं ए एवं बी के एलसीएम ए बी एवं एचसीएफ ए बी क्रमशः एक्स वाई है। ए बी एक्स और वाई में क्या संबंध होगा, तो ए और बी का एलसीएम दिया है एक्स और एचसीएफ क्या दिया है, वाई। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए बी। तो एलसीएम दिया है यहाँ पे एक्स और एचसीएफ क्या दिया है, वाई, बराबर ए गुणा बी। तो इन दोनों में ये क्या रहेगा, संबंध। अगला है, यदि ए बराबर बी क्यू तो ए और बी में क्या संबंध होगा। यदि ए बराबर बी क्यू दिया है तो ए और बी में संबंध होगा, क्या होगा, यहाँ पे बी ए का गुणनखंड होगा। ये जो बी दिया है ये का क्या है, गुणनखंड है, तो इसमें ये संबंध होगा, बी ए का गुणनखंड होगा। अगला है, अध्याय 2 द्विघात समीकरण। तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, चर x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी,
तो जो द्विघात बहुपद होता है उसमें बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। और त्रिघात बहुपद में 3, रैखिक बहुपद में 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तीसरा है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को का योगफल होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को योगफल। तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए, यानी ऑप्शन सी। अगला है यदि किसी द्विघात बहुपद के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन का एक शून्य माइनस 3 है तब के का मान हो। इसका एक शून्य दिया है और के का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक्स का मान रखोगे -3, तो एक्स का मान -3 रख के इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे के का मान आ जाएगा। तो यहाँ से के का मान कितना आएगा? 4/3, ऑप्शन ए। हल करके देख लो। के -1 इंटू एक्स का मान क्या रखेंगे? -3 का होल स्क्वायर कर दो प्लस के इंटू एक्स का मान -3 प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 के -9। अब माइनस में गुणा कैसे करेंगे? तो -3 के प्लस 1 बराबर 0। अब 9 के में से 3 के जाएगा तो 6 के बचेगा, और -9 में से 1 जाएगा तो -8 बचेगा बराबर 0। 8 को इधर ले जाओ तो के का मान आ जाएगा 4/3, ऑप्शन ए। अगला है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी ऑप्शन ए। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य को होंगे। एक्स स्क्वायर -3 दिया है तो इसके शून्य का निकालना है। शून्य क्या होंगे? शून्य निकालने के लिए इसको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -3 को 0 के बराबर कर दें। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 का इधर +3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 3। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो एक्स बराबर करनी 3 और आगे आ जाएगा प्लस माइनस। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? तो त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य होते हैं, ऑप्शन बी। अगला द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का प्रकार होगा। इसके आलेख का प्रकार परवलय होगा। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला दिया है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है। तो बहुपद में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात, यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात। अगला एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खालिस्तान बहुपद कहलाता है। जिसकी घात 3 होती है कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघाती बहुपद। x-1 x-2 के शून्य होंगे। तो x-1 और x-2 के शून्य होंगे 1 एवं 2। इसके 2 शून्य होंगे 1 और 2। अगला है दो बहुपदों का योग खालिस्तान होगा। दो बहुपदों का योग क्या होगा? दो बहुपदों का योग भी
बहुपद होता है। अगला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी खालिस्तान बहुपद का उदाहरण है। तो ये कैसे बहुपद का उदाहरण है? इसकी घात 2 है, एक्स की घात कितनी है 2, इसलिए कैसे द्विघाती बहुपद का उदाहरण होगा। चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है खालिस्तान कहलाते हैं। तो चर के वे मान जिनको बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद शून्य हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। शून्य कहलाते। अगला है रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद की अधिकतम खालिस्तान शून्य हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम एक ही शून्य होगा, एक शून्य हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगला है सत्य असत्य। तो पहला है कर्णी एक्स प्लस 2 एक बहुपद है। कर्णी कर्णी के अंदर जो संख्या अगर आएंगी चर एक्स या वाई तो वो बहुपद नहीं होगा। एक्स की घात हमेशा एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो ये हो जाएगा सत्य पहला। दूसरा है बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बिल्कुल सही है, एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा है द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है। तो द्विघात बहुपद में एक शून्य नहीं हो सकता, दो शून्य हो सकते हैं इसके। द्विघाती बहुपद में केवल एक शून्य नहीं हो सकता, इसमें दो शून्य होंगे, तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य। अगला है घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिसकी घात 2 होगी उसके अधिक से अधिक दो ही शून्य होंगे। अगला है एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाती है यदि पी के बराबर 0। कोई संख्या है जिसको क्या बोल दिया के और बहुपद दिया पी एक्स, तो का बहुपद का शून्य कहलाती है यदि पी के बराबर 0। यानी के को अगर बहुपद में रखेंगे तो वो बहुपद शून्य हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य। अगला है घात 2 के बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। तो सही बात है, घात 2 के बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है एक वाक्य या शब्द में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। अगला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अगला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए। द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अगला है त्रिघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 ही शून्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगला है अध्याय 3। अध्याय 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। समीकरण एवं 6x-3 प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x - y प्लस 9 बराबर 0
ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो ऑप्शन ए दिया है एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बी दिया है दो निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, सी दिया है निष्संपाती होती है, ये डी समांतर होती है। तो ये निकालने के लिए क्या है, अपन को a1 बटे a2 निकालना पड़ेगा। a1 बटे a2, तो a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान 2, काट देंगे तो क्या आएगा 3 बटे 1। ऐसे ही b1 बटे b2 निकाल लो। तो b1 का मान कितना दिया है -3 और b2 का मान -y। इससे इसको काट दो तो क्या आएगा आंसर इसका 3 बटे 1। और अगर c1 बटे c2 निकालेंगे तो आ जाएगा 10 बटे 9। तो देखो यहाँ पे a1 a2 के बराबर है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। किसके बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यानी अगर ये शर्त आती है तो ये क्या कहलाता है, इसके कोई हल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, यानी एकदम सीधी खिंचती जाएंगी, कहीं भी टकराएंगी नहीं। तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है समीकरण निकाय 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल है। तो हल निकालने के लिए भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, a1 बटे a2 निकालना पड़ेगा। तो a1 का मान 1 और a2 का मान -3, तो क्या जाएगा -1 बटे 3। b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 का मान 2 है और b2 का मान -6, इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा -1 बटे 3। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। और अगर c1 बटे c2 निकालेंगे तो क्या आएगा 5 बटे 1। तो यहाँ पे देखो a1 बटे a2 बराबर किसके है, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो यही वाली कंडीशन आ रही है। जब ये कंडीशन आती है तो उसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता, रेखाएं समांतर होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला है यदि कि एक समीकरण एक संगत है तो रेखाएं होगी। अगर समीकरण एक संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी, तो अगर कोई भी समीकरण युग्म संगत है तो या तो रेखाएं समानुपाती होंगी या समांतर होंगी, या तो रेखाएं समानुपाती होंगी एक के ऊपर एक, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी या तो अनंत अनेक हल होंगे या एक अद्वितीय हल होगा जब एक संगत होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। अगला है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब ये कंडीशन होती है तो उसमें कौन सा आंसर होता है, कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन बी सही होगा, कोई हल नहीं। अगला है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। यानी अगर ये कंडीशन दी है तो उसके कितने अनंत अनेक हल होते हैं, ऑप्शन सी। अगला है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की अद्वितीय हल होने की शर्त लिखी। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये अद्वितीय हल होने की शर्त है। यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती होती हैं, समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकाल के देख लो।
a1 बटे a2 क्या है, यहाँ a1 का मान 1 और b1 का मान a1 का मान 1 और a2 का मान 3, यानी 1 बटे 3 आ जाएगा। b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान -2 बटे b2 का मान 4, इससे इसको काट देंगे 2 से, 4 तो -1 बटा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इसका मतलब क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, क्या होगा ऑप्शन ए। अगला रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब, तो देखो संगत कब होता है, यह आश्रित कब होता है, जब तीनों मान बराबर होंगे, यानी उसके अनंत अनेक हल होंगे। तो अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या होती है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अनंत अनेक हल होने की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी ऑप्शन बी। बी नहीं होगा, सॉरी, इसमें ऑप्शन सी होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ए सही, सी सही होगा, बी गलत हो जाएगा। बी में a1 बटे b1 दिया, इसका आंसर होगा सी। अगला है समीकरण एवं y बराबर 0 y बराबर -7 के होंगे, इसके कितने हल होंगे ये बताना। तो देखो इसके दो हल होंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, तो सरल रेखा होता है तो वो समीकरण क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला है रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख एक कैसा होता है, एक सरल रेखा, ये इसका उल्टा दे दिया, तो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, एक सरल रेखा। अगला है x एवं y का मान युग्म एक्स वाई जो दिए हुए समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का कहलाता है। तो जो उसको संतुष्ट करता है तो क्या कहलाता है, उसका हल कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, हल। अगला है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान कहलाता है। जब हल होता है तो निकाय क्या कहलाता है, संगत निकाय कहलाता है। अगला है जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कहलाता है, कोई हल नहीं होता तब निकाय कहलाता है असंगत, कैसा, असंगत निकाय। अगला है समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तब y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे x का मान 3 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5। अगला है जोड़ी, तो देखो रेखाएं संपाती हों, तो रेखाएं संपाती हों तब क्या होगा, अनंत अनेक हल होते हैं जब रेखा संपाती होती है तो। अब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तब एक अद्वितीय हल होता है, रेखाएं समांतर हों तब कोई हल नहीं होता। अगला है सत्य असत्य, वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, नहीं ये असत्य हो जाएगा, एक सरल रेखा रैखिक समीकरण का होता है। रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंत अनेक हल हो सकते हैं,
तो ये सही बात है कि रैखिक समीकरण का या तो कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा, या अनंत अनेक हल होंगे। अगला समीकरण युग्म x बराबर a एवं y बराबर b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। समीकरण x बराबर a और y बराबर b दो समांतर रेखाओं को नहीं निरूपित करेंगे, ये प्रतिच्छेद रेखाओं को निरूपित करेंगे। अगला है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्रकार के समीकरण रैखिक युगपत समीकरण होते हैं, तो ये सही होगा, सत्य। x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्रकार के समीकरण रैखिक समीकरण ही कहलाते हैं। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल न हो। तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, असंगत निकाय कहलाता है, असंगत निकाय। अगला है वह समीकरण जिसका निकाय क्या कहलाता है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। जिसका कोई हल होता है तो वो क्या कहलाता है, संगत निकाय। अगला है जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह कहलाता है। तो जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय के अनेक हल हों तो उसका आलेख कैसा होता है। तो जब समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होती है तो उसका आलेख बनता है कैसा, संपाती रेखा। अनंत अनेक हल होते हैं तो कैसे आलेख बनेगा, संपाती रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, एक रेखा इसके ऊपर ही दूसरी रेखा, ये संपाती रेखा कहलाती है। अगला है जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा। जब अद्वितीय हल होता है तो उसका आलेख कैसा बनता है, दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। अगला है दो चरों x एवं y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये अपने अध्याय 1, 2, 3 के कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले अध्याय के भी अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।